और क्या हाल है तुम लोग का? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? चल रहा है बढ़िया। नीट जेई में फिर लग रहा है इसका बबली आगे बढ़ेगा या क्या होगा कहना मुश्किल है, बट पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है और इस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही आपको ऊंचाई पर पहुंचाएगा। तो एग्ज़ाम कुछ बच्चों ने फ़ोन किया था कि सर क्या होगा, तो एक बात मैं बता दूं कि बेटा जब होगा एग्ज़ाम तो होगा, ये तो पक्का है। और जितना ज़्यादा टाइम मिल रहा है उतना ज़्यादा प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, उतना अच्छा रैंक और कॉलेज मिलेगा। इसी टाइम में जो लोग टाइम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, फ्रस्ट्रेशन में होंगे, डिप्रेशन में बेवजह का क्या होगा नहीं होगा तैयारी करने के बजाय एग्जाम के बारे में सोचेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बहुत जम कर प्रैक्टिस करना है क्योंकि अभी सिचुएशन भी वैसा है जिसमें कुछ कहना मुश्किल है। चांसेस तो लग रहा है कि आगे बढ़ जाएगा क्योंकि अभी का जो कोरोना का सिचुएशन है उसमें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 15 लाख 16 लाख लोगों का एक एग्ज़ाम में अपियर कराया जा सके। लेकिन जो भी होगा गवर्नमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव डिसीजन लेगा, तो बहुत सोचने का ज़रूरत नहीं है। अपना काम क्या है? पढ़ाई करना, एग्ज़ाम कंडक्ट करना गवर्नमेंट का काम है यार, उसके बारे में क्यों सोच रहा है? खुद के काम के बारे में सोचो ना, खूब जम के पढ़ो ना, अच्छा हो जाएगा। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं और हम लोग बात करते हैं अब रेडियो एक्टिविटी। क्या है रेडियो एक्टिविटी? रेडियो जो एक्टिविटी करता है उसी को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, नहीं? मतलब गाना सुनाता है, न्यूज सुनाता है, यही नहीं। यहाँ ये रेडियो का एक्टिविटी नहीं है, न्यूक्लियर फिजिक्स का एक पार्ट है रेडियो एक्टिविटी। इनफैक्ट हम लोग पहले स्टोरी समझ ले क्या होता है, कैसे होता है, फिर उसको लिखते भी चलेंगे। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बैठा हुआ है। प्रोटॉन और प्रोटॉन में रिपल्सिव फोर्स लगता है। रिपल्सिव फोर्स के कारण न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़े कि वो इसलिए नहीं टूटता है कि क्योंकि न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स काउंटर बैलेंस कर देता है किसको? तो रिपल्सन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन। न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स रिपल्सन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन को काउंटर बैलेंस करके न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी देता है। सही है? इसका मतलब बाइंडिंग फोर्स ही वो है जो जिम्मेदार है न्यूक्लियर को बांध के, न्यूक्लियस को बांध के रखने में के लिए। अगर मान लो कि न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स उतना बड़ा नहीं हो पाए कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को बैलेंस कर सके, तो क्या होगा? अगर मान लो कि न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स उतना ज्यादा नहीं है कि वो बैलेंस कर सके, तो क्या होगा? तो स्वाभाविक है प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सन जो है वो न्यूक्लियस को तोड़ देगा। न्यूक्लियस का यही टूटना, न्यूक्लियस का यही ब्रेकडाउन होना कुछ और नहीं, डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। और डिसइंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम कह लो कि उसी को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कह के बुलाते हैं। मतलब न्यूक्लियस का टूटना डिसइंटीग्रेशन है, उसी डिसइंटीग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे। अब अगर ये टूटेगा तो क्या होगा, ये सब बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन जितना पहले अभी बात करें उतना हम लोग लिख लेते हैं। क्लियर है? देख लो, in case of nucleus, repulsion force between proton counterly balanced by nuclear binding force। न्यूक्लियस के अंदर
प्रोटॉन के बीच का रिपल्सन फोर्स क्वांटरली बैलेंस्ड है किससे? तो न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स से। अगला, इफ न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स unable to counterbalance repulsion force between proton, then nuclear breakdown exists, named as न्यूक्लियर ब्रेकडाउन होता है। उसी न्यूक्लियर ब्रेकडाउन का नाम कुछ और नहीं, हम लोग क्या कहेंगे? तो डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। मतलब अगर अनेबल है, उतना नहीं है कि वो बैलेंस कर सके, तो न्यूक्लियस टूटेगा और न्यूक्लियस के टूटने के फेनोमेना को ही कुछ और नहीं क्या बोलोगे? तो डिसइंटीग्रेशन बोलेंगे। आगे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस also named as न्यूक्लियस का जो टूटना है उसी का नाम हम लोग कुछ और नहीं क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन जो होगा उसी का दूसरा नाम बोलते हैं क्या? तो रेडियो एक्टिविटी। अब सवाल है ये न्यूक्लियस टूटता कब है? याद करो न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर n/p रेशियो 1 के बराबर हो तो न्यूक्लियस कंप्लीटली स्टेबल है। स्लाइटली ग्रेटर देन 1 हो तब भी स्टेबल है। लेकिन अगर n/p रेशियो 1 से बहुत ज्यादा हो या 1 से बहुत कम हो तो इन दैट केस न्यूक्लियस जो होगा वो अनस्टेबल होगा, और अगर वो अनस्टेबल है तभी तो टूटेगा। अगर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी अटेंड किया हुआ है तो टूटने का सवाल कहां उठता है? न्यूक्लियस टूटेगा कब? जब अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल कब होगा? तो जब n/p रेशियो 1 से बहुत ज्यादा हो या 1 के कम हो। मतलब डिसइंटीग्रेशन takes place when n/p ratio और n/p रेशियो अगर 1 से छोटा हो या 1 से बहुत बड़ा हो तो उस केस में न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है। अगर 1 के बराबर हो तो हम लोगों को पता है पहले से कि 1 के बराबर रहेगा, न्यूक्लियस स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा तो टूटने का कोई मतलब नहीं बनता। क्लियर? अब अगर न्यूक्लियस टूटेगा तो उस टूटने में निकलेगा क्या? अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस टूटेगा तो अनस्टेबल न्यूक्लियस के टूटने पे क्या क्या निकलता है? तो अनस्टेबल न्यूक्लियस टूटेगा, क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो तो बाद में है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि कुछ ऐसा उससे रेडिएशन कराया जाए, कुछ ऐसे चीज को निकाल दिया जाए ताकि न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को अटेंड कर ले। जिसे टूट जाएगा तो टूट ही गया, तब तो न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दो हैप्पी न्यूक्लियस मिलके बड़ा न्यूक्लियस बनाएगा, बड़ा न्यूक्लियस टूटेगा तो दो छोटा छोटा बनाएगा। तो हम लोग फ्यूजन वो तो अलग पार्ट ही करेंगे, लेकिन हम लोग अब चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे कि न्यूक्लियस अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन रखे। मतलब न्यूक्लियस टूटकर कुछ चीजों को खुद से निकाल कर स्टेबिलिटी को अटेंड कर ले। क्योंकि न्यूक्लियस टूटना क्यों चाहता है? क्योंकि अनस्टेबल है। अब देखो अनस्टेबल है, वो टूटना चाहता है, नहीं कब टूटेगा? तो अगर n/p रेशियो 1 हो जाए तो n/p रेशियो 1 का मतलब हो गया कि देख लो अगर ग्रेटर देन 1 है, ध्यान देकर देखना, बात को समझना। अगर ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है तो यहां न्यूट्रॉन के नंबर को घटना पड़ेगा।
कहोगे न्यूट्रॉन का नंबर कैसे घटेगा सर? तो न्यूट्रॉन अगर किसी भी तरह प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, कहोगे ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। थोड़ी देर बाद न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए तो ये पॉसिबल है कि उस केस में प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर घटता जाएगा। ये वैल्यू कभी ना कभी 1 के बराबर या स्लाइटली ग्रेटर देन 1 हो और न्यूक्लियस स्टेबल हो जाए। कहोगे ग्रेटर देन में तो ठीक है, ध्यान देकर देखो, n/p रेशियो ग्रेटर है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो आपको घटाना है उसे। तो इसको घटाने का n/p रेशियो को घटाएंगे तब तो 1 तक आएंगे। जैसे मान लो n/p रेशियो 3 है, तो 3 को बढ़ाएंगे तो कभी 1 नहीं आएगा, 3 को घटाना पड़ेगा तो 1 आएगा। घटाने का क्या तरीका है? तो या तो न्यूट्रॉन का नंबर बढ़े या प्रोटॉन का नंबर, ये न्यूट्रॉन का नंबर घटे या प्रोटॉन का नंबर बढ़े। अब न्यूक्लियस के अंदर यही दोनों है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का नंबर घटे पॉसिबल है? कैसे भाई? तो अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए तो न्यूट्रॉन का नंबर घट जाएगा और प्रोटॉन का नंबर बढ़ भी जाएगा। अगर ये घट गया, ये बढ़ गया, स्वाभाविक है ये रेशियो जो होगा घटता जाएगा, कभी ना कभी 1 के बराबर हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी बना कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट कर जाए, किस में कन्वर्ट कर जाए? तो प्रोटॉन में। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि अगर लेस देन है तो कैसे? अगर लेस देन है तो जरूरत क्या है n/p रेशियो को बढ़ाने का। n/p रेशियो बढ़ेगा कैसे? तो प्रोटॉन घटे, ये बढ़ाना है तो प्रोटॉन घटे, न्यूट्रॉन बढ़े। प्रोटॉन घटे, न्यूट्रॉन बढ़े, मतलब प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर जाए तो प्रोटॉन घटेगा भी, न्यूट्रॉन बढ़ेगा भी, ये बढ़ जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर यार इलेक्ट्रॉन है नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, खेल पूरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इर्द गिर्द घूमेगा। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने या न्यूट्रॉन प्रोटॉन बने, इस प्रोसेस के थ्रू न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल न्यूक्लियस में, मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर सकता है। तो ध्यान देना, स्टेबल न्यूक्लियस कभी नहीं। कौन करेगा डिसइंटीग्रेशन? तो जो अनस्टेबल रहेगा, जो स्टेबल होगा वो कभी भी डिसइंटीग्रेशन नहीं करेगा। तो हम लोग कहेंगे डिसइंटीग्रेशन टेक्स प्लेस किसके लिए? फॉर अनस्टेबल। अनस्टेबल न्यूक्लियस के लिए। स्टेबल न्यूक्लियस कभी भी डिसइंटीग्रेशन नहीं करेगा। कौन करेगा? तो अनस्टेबल न्यूक्लियस करेगा। अब अगर कहोगे कि अनस्टेबल न्यूक्लियस करेगा डिसइंटीग्रेशन, तो कितने तरह का कर सकता है? तो देख लो, पहले छाप लो, फटाफट छाप। Possible types of disintegration. Possible types of disintegration. Disintegration कितने तरह का होगा ये देखना है। कितने तरह का होगा पॉसिबल टाइप्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन? सबसे पहले देख लो, पहला जो टाइप तुम्हारा है उसका नाम है अल्फा डिसइंटीग्रेशन, या इसी का दूसरा नाम बोलते हैं अल्फा डीके। दूसरा जो तुम्हारा है उसका नाम है बीटा डिसइंटीग्रेशन, और तीसरा और आखिरी जो है उसका नाम बोलते हैं गामा डिसइंटीग्रेशन।
दूसरा नाम बोलते हैं गामा डीके, इसी को बोलते हैं बीटा डीके। अल्फा डीके किसको बोलते हैं? तो हम लोग कहेंगे इसका पेनिट्रेशन पावर वेरी लो। कितना? तो 0. हाँ लिखो, पेनिट्रेशन पावर वेरी लो, बहुत लो है। कितना है? 0.01 mm के बराबर। मतलब अल्फा बहुत कम पेनिट्रेट कर सकता है। कितना? 0.01 mm पेनिट्रेट कर सकता है, उससे ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगा। पेनिट्रेशन पावर ग्रेटर देन अल्फा एंड इट इक्वल्स 0.1 मिलीमीटर। अगर इसका बोलोगे बहुत ज्यादा होता है, कितना होगा? तो 100 mm के। मतलब अल्फा का पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ सबसे कम होता है 0.01 mm पेनिट्रेट कर सकता है, बीटा उससे ज्यादा 0.1 तक, और गामा सबसे ज्यादा 100 mm तक पेनिट्रेट करना जानता है। आप कहोगे अगर डिटेल पढ़ेंगे सभी का, लेकिन अगर डिसइंटीग्रेशन टेक्स प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो क्या होगा देख लो। मैंने कहा ये दिखा रहे हैं, देख ले। मान लो पीवी, और यहां पे कह रहे हो कि स्क्रीन मैंने लगा दिया, क्या ऑब्जर्वेशन आया ध्यान देकर देखना। क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है, न्यूक्लियस टूटा है, न्यूक्लियर ब्रेकडाउन एग्जिस्ट कर गया है स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए। यहां से प्रैक्टिकली देखा गया कि एक स्पॉट यहां बन रहा था, एक स्पॉट यहां बन रहा था, और एक स्पॉट। क्या मतलब था इसका, ये देखना है हम लोग। अब बात को समझो अच्छे से। यहां से अगर 3 पार्टिकल निकला है तो थंब इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स लगेगा ऊपर के तरफ, किस पे? तो पॉजिटिव पे। मतलब क्लियर है, यहां आने वाला जो भी है वो पॉजिटिव है। थंब इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, जो है वही कुछ और नहीं नेगेटिव है, और जिस पर कोई असर ही नहीं पड़ा वो न्यूट्रल है। और यहां से ये बात क्लियर है कि अगर पॉजिटिव है और आप अल्फा इमिशन का बात करते हो तो यही अल्फा है, न्यूट्रल है मतलब यही गामा है, और निगेटिव है यही क्या है? बीटा है। तो 3 तरह का इमिशन हुआ, अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में देखोगे स्पॉट बनाएगा कहां? क्लियर दिख रहा है। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हैं और पूरा डिटेल पढ़े हैं यार, वहां सब कुछ क्लियर था कि कहां पे अल्फा, ये कहां पे पार्टिकल पॉजिटिव जाएगा, कौन नेगेटिव जाएगा, कितना डेविएट करेगा, सर्कल बनाएगा, रेडियस होगा, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो डिसइंटीग्रेशन अगर होगा अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा स्पॉट बनाएगा, कहां बनाएगा? पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ क्या होगा? क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम वाले ये सवाल नहीं पूछते हैं। एग्जाम वाले पूछेंगे कि अल्फा इमिशन अगर हुआ तो एनर्जी कितना लूज करेगा, बीटा इमिशन अगर हुआ तो एनर्जी कितना लूज करेगा, गामा इमिशन में एनर्जी कितना लूज करेगा, इस तरह का सवाल। देखते हैं एक एक करके तीनों इंटीग्रेशन, ये तीनों डिसइंटीग्रेशन को बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहला उठाते हैं अल्फा डिसइंटीग्रेशन। सबसे पहला जो डिसइंटीग्रेशन हमारा है
वो कौन है? तो अल्फा, तो हम लोग कहते हैं अल्फा डी। आप जानते हो अल्फा का मतलब है क्या? तो हीलियम प्लस प्लस। हीलियम प्लस प्लस का मतलब क्या? तो हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ऐसा नहीं कि 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा के बैठ गया, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है। हीलियम प्लस प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है ना, किसी भी एलिमेंट के लिए अगर बात करते हो तो उसका 2 चीज पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। यहां निकला कौन है? इलेक्ट्रॉन है। क्या एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे कोई फर्क पड़ना है? तो नहीं। इसका मतलब है कि हीलियम प्लस प्लस के लिए भी बात करोगे तो हीलियम वाला ही 2 और 4 एटॉमिक नंबर और मास नंबर। जब कोई भी न्यूक्लियस टूटेगा और हीलियम प्लस प्लस को निकालेगा, न्यूक्लियर ब्रेकडाउन में अगर हीलियम प्लस प्लस निकलता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो स्वाभाविक है एटॉमिक नंबर 2 लेकर गया होगा और मास नंबर 4 लेकर गया होगा। क्योंकि अगर निकला होगा अल्फा तो ऐसा नहीं है कि एटॉमिक नंबर मास नंबर छोड़ देगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जाने लगा होगा तो ये जो इसके साथ एसोसिएटेड है उसको लेके जाएगा। इसका मतलब एक अल्फा डिसइंटीग्रेशन में या एक अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाता है बाय 2 से और मास नंबर डिक्रीज कर जाता है बाय 4 से। एक अल्फा डिसइंटीग्रेशन में या अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा 2 से और मास नंबर डिक्रीज करेगा 4 से। बस लिख लो, एटॉमिक नंबर decreases by 2 and mass number decreases by, एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा, मास नंबर 4 से घट जाएगा। एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा, मास नंबर 4 से घटेगा। सही। तो हम लोग देखते हैं ना क्या होता है। मान लो इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन, और डिसइंटीग्रेशन, और इन केस ऑफ अल्फा टी, दोनों एक ही बात है। आप देख लो, अगर कोई एक्स है जिसका आप कह रहे हो जेड और ए, ये टूटा, कैसे टूटा? तो अल्फा निकाला और अल्फा निकालकर क्या बना? तो वाई बना। अल्फा निकाला तो अल्फा कहोगे। इस प्रोसेस में मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मास का डिफरेंस होगा भाई, तो मास डिफरेंस के कारण एनर्जी रिलीज करेगा एंड दैट एनर्जी इज क्यू। याद करो। तो होगा कि नहीं होगा पक्का पता नहीं है, तो डिपेंड करेगा। जैसे मान लो न्यूक्लियस टूटता है, अल्फा निकलता है, तो अल्फा निकलने के प्रोसेस में हो सकता है न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए एनर्जी भी अपना लॉस कर दे, कुछ नहीं भी करेगा। तो करेगा या नहीं करेगा ये तो कैलकुलेशन का बात है। हालांकि एक बात तय मानो कि यार टूट तभी रहा है ना जब ज्यादा एनर्जी उसके पास है। तो स्वाभाविक है कि अगर अल्फा डीके करेगा तो एनर्जी कुछ ना कुछ तो रिलीज करना ही है। लेकिन हम लोग अगर कहें कि करेगा कि नहीं करेगा वो तो बाद में कैलकुलेशन के बाद आएगा। फिलहाल इतना कहेंगे पॉसिबिलिटी तो एक है कि क्यू वैल्यू एग्जिस्ट करे। अगर ये दोनों बराबर कर लिया तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, मतलब मास अगर बैलेंस हो गया था। अगर मास का लॉस हो गया तो एनर्जी हर हाल में, क्योंकि एनर्जी का वैल्यू आप पढ़े हो डेल्टा एमसी स्क्वायर, याद करो। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो हो गया कुछ और नहीं, कितना, तो इसके जाने के कारण ये घट गया 2 से और इसके कारण
अल्फा डीके ये इसी से हो रहा है, इसका मतलब यही इसी का नाम पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं, इसी का नाम डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं। एक का नाम क्या बोलते हो? पेरेंट न्यूक्लियस, दूसरे का नाम क्या बोलते हैं? डॉटर न्यूक्लियस। तो हम लोग कहेंगे कि सारा खेल के अल्फा डीके में आपसे प्रॉब्लम पूछेगा कि अगर अल्फा डीके होता है, सिंगल डबल जो भी हो, उस प्रोसेस में आपसे पूछेगा कि भाई कितना एनर्जी न्यूक्लियस ने रिलीज कर दिया, ये कैलकुलेट करो। न्यूक्लियस कितना एनर्जी रिलीज कर दिया ये हम लोगों को ऐसे पता नहीं चलेगा, उसको पता करने के लिए हम लोगों को एक ही चीज ढूंढने का जरूरत है, और वो है कि अल्फा डीके में मास डिफेक्ट कितना हुआ, क्योंकि मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर दैट इक्वल्स एनर्जी लॉस। तो प्रॉब्लम पूछेगा कि एनर्जी कितना रिलीज किया, लेकिन हम लोग एनर्जी नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे? मास डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि मास डिफेक्ट निकलने के साथ सी स्क्वायर से गुणा करेंगे, एनर्जी निकल जाएगा। तो आप देख लो, आप कहोगे कि मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस पेरेंट न्यूक्लियस का मास क्या कहोगे? तो मैं बोलूं कि यार मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस अगर कहा जाए mx, कितना के बराबर होगा? पेरेंट न्यूक्लियस का मास अगर बोलोगे तो कितना के बराबर होगा? याद करो। m1 बोल दो इसको एक्स वाई करने में। तो देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बोलता हूं, x जो कोई भी है अगर उसका टोटल मास निकल जाए और उस मास में से जितना इलेक्ट्रॉन का मास है हम घटा दें, तो न्यूक्लियस का मास मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि इसके एक एटम का मास मतलब किसका? तो इलेक्ट्रॉन का मास प्लस न्यूक्लियस का मास। न्यूक्लियस का मास मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास। तो अगर हम लोग ऐसा करें कि एटम के टोटल मास में से इलेक्ट्रॉन का हिस्सा निकाल दें, एटम के टोटल मास में से इलेक्ट्रॉन का हिस्सा निकाल दें, जो बचेगा किसका बचेगा? न्यूक्लियस का। तो मैं बोलूं कि आप m1 अगर लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे मास ऑफ x बगल में लिख दे रहे एटॉमिक मास माइनस z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लो, मास ऑफ x तो समझ में आ गया, टोटल मास, एटॉमिक मास इसका, एटम का पूरा मास, और उसमें से जितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एटॉमिक नंबर के बराबर है तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप कहोगे डॉटर न्यूक्लियस का अगर मास के बारे में सोचोगे तो क्या कहोगे? कोई बात नहीं, देख लो m2, इसका मतलब y का मास कौन सा? ये भी एटॉमिक मास है, और इसमें से घटा दोगे z-2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब डॉटर न्यूक्लियस जो भी बना उसके पूरे एटम का मास, उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास घटाएंगे। इलेक्ट्रॉन का मास है कितना? तो एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन प्रोडक्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट में एक और टर्म है तुम्हारे पास। कौन है एक और टर्म? तो वो टर्म है तुम्हारा अल्फा। तो हम लोग कहेंगे कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या कहोगे? तो आप कह सकते हो मास ऑफ अल्फा
अल्फा पार्टिकल के लिए अगर मास का बात करो तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना बोलोगे, तो आप कह सकते हो कि m अल्फा माइनस 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। अरे सही है। तो अल्फा पार्टिकल का मास माइनस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ वही तो अल्फा के लिए मास हो गया टोटल। अब आप क्या कह सकते हैं, अब आप कहेंगे कि इस स्थिति में कि देन डेल्टा एम क्या होगा हमारा, m1 माइनस m2 माइनस, या कह लो यहां पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट का मास घटा लोगे, रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट का मास घटा लोगे, जो होगा वही तो डेल्टा एम है। रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट का मास, रिएक्टेंट का मास मतलब कितना, mx माइनस z इंटू me माइनस my माइनस zme प्लस 2me और ये कितना हो गया, m अल्फा माइनस 2me। देखो कुछ नहीं किए, m1 का वैल्यू लिख दिए, m2 का वैल्यू लिखे, m2 मतलब कितना my मल्टीप्लाई कर दिए zme माइनस प्लस हो गया 2 इंटू me, इसके लिए कहोगे। अब आप देख लो ये कैंसिल हो गया, फिट हो गया। क्या कह सकते हो, तो कह सकते हो mx माइनस zme माइनस my प्लस zme माइनस m अल्फा। मैं तो बोलूं ये कैंसिल हो गया। अब सीधे सीधे बात करो तो आप बोल सकते हो mx माइनस my माइनस m। देखो एटॉमिक मास इसलिए ले रहे हैं कि हमारे लिए फायदेमंद है। हर बार आप न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करोगे एंड देन मास डिफेक्ट निकालोगे तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन जोड़ते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एटॉमिक मास के फॉर्म में ले लिए, एटॉमिक मास प्रॉब्लम डायरेक्ट दिया रहेगा, पुटिंग एटी करोगे तुरंत निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया हमने, क्योंकि अगर हम न्यूक्लियस का चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन का हिस्सा न्यूक्लियस के अंदर नहीं ऑर्बिट में था, एटम के साथ था लेकिन ऑर्बिट में था। इसीलिए एटम से इलेक्ट्रॉन का मास हटाकर अलग कर दिए, जो था वो न्यूक्लियस का मास, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग अभी न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, एटम के बारे में नहीं। तो न्यूक्लियस के बारे में अगर बात करें तो न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन के मास को हटाकर बात करिए, डेल्टा एम निकल गया। अगर डेल्टा एम तुम्हारा निकल गया तो आप कहोगे कि क्यू वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, मतलब mx माइनस my खूब फेवरेट है एग्जाम वालों का। अल्फा डीके में, बीटा डीके में हम लोग देखेंगे, सवाल करेंगे, टॉपिक कंप्लीट करके एंड देन प्रॉब्लम करेंगे। इस पे आप देखोगे कि एग्जाम वाले अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा में तो उतना कुछ रहता नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा पे खूब सवाल पूछता है। तो आपको अगर कहा जाए कि अल्फा डीके के केस में क्यू वैल्यू कितना होगा, निकल जाएगा जी, ऐसा ही है ना। चल आगे देखते हैं। अल्फा के बाद आता है बीटा डीके। अब बीटा में देखोगे दो तरह का बीटा डीके होगा, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव। क्या बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव है? बीटा नेगेटिव तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का खेल है, आराम से बच्चों को पल्ले पड़ता है, समझ में आता है। लेकिन बीटा पॉजिटिव थोड़ा ज्यादा परेशान करता है और इसीलिए आईटी वालों का बड़ा फेवरेट है। मतलब खतरनाक सवाल अगर देना होता है रेडियो एक्टिविटी से क्यू वैल्यू कैलकुलेशन के लिए, तो लोग बीटा पॉजिटिव पे सवाल पूछ देते हैं। अगला डीके का नाम है, देख लो, बीटा डीके।
किसको कहोगे बीटा डीके, क्या होता है? पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि आइदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर जाए या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करे। आइदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कन्वर्ट करे या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करे। हम लोग डीके का नाम कुछ और नहीं क्या कहेंगे, तो बीटा डीके। देख लो, आइदर प्रोटॉन कन्वर्टेड और न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाए या न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाए तो इस तरह का जो डीके होगा उस डीके का नाम कुछ और नहीं, कौन सा, तो बीटा डीके बोलेंगे। अब देखो दो तरह का होगा। कितने तरह का होगा भाई, तो टाइप्स। पहला बीटा नेगेटिव जो कॉमन है, नॉर्मली यही होता है। दूसरे का नाम है बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव इसी का नाम तो है इलेक्ट्रॉन इमिशन। बीटा नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इमिशन। और दूसरा है बीटा पॉजिटिव, इसी का नाम बोलते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन। पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कभी पॉजिटिव कहां हो सकता है, लेकिन आप एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, बिल्कुल पॉजिट्रॉन के बारे में आप जानते होंगे कि पॉजिट्रॉन क्या है। तो हम लोग कहते हैं कि सारा कुछ जैसे मास रहेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर, प्रोटॉन के बराबर नहीं, मास है इलेक्ट्रॉन के बराबर, और चार्ज नेचर वाइज रहेगा प्रोटॉन के बराबर के जैसा। मतलब पॉजिटिव नेचर का वैल्यू तो बराबर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, हम लोग जानते हैं, लेकिन नेचर वाइज पॉजिटिव हो, मास इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, ऐसे पार्टिकल का नाम हम लोग कुछ और नहीं, पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं कि सब कुछ इलेक्ट्रॉन जैसा लेकिन नेचर चार्ज का पॉजिटिव होगा। देखो आसानी से खुद समझ सकते हो, बहुत बड़ा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। निकालना क्या है न्यूक्लियस में, तो पहले यहां देख लेते हैं न्यूक्लियस में, स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे। कौन कौन है, तो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। एक बात बताओ, तीसरा कोई है नहीं बीच में। अगर कोई नेगेटिव रहता, यहां इलेक्ट्रॉन रहता, तो तुम कहता कि हाँ सर इलेक्ट्रॉन को निकालते उड़ा दीजिए, ठीक है, हो जाता। यहां दो ही चीज है, एक न्यूट्रल एक पॉजिटिव, लेकिन इस न्यूट्रल और पॉजिटिव के बीच से नेगेटिव को निकालना है। अब सोच कितना कमाल का कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव है नहीं वहां, लेकिन नेगेटिव को निकालना है वहां से। कैसे पॉसिबल है, तो आप देखो पॉसिबल कैसे होगा। दोनों तरफ देख लें, क्योंकि यही फंडा समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे बढ़ता है घटता है। देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अगर आप एक बात सोचो कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट करके प्रोटॉन बन जाए, न्यूट्रॉन कन्वर्ट करके प्रोटॉन बन जाए, मतलब न्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाए, तो चार्ज कंजर्वेशन के हिसाब से नेट चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन बना होगा, एग्री हूं मैं, बना होगा, ऐसा हुआ होगा, तो इन दैट केस पॉजिटिव जब डेवलप किया तो कोई नेगेटिव भी डेवलप हुआ होगा, तब ना प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन था। तो वो नेगेटिव कहां गया, तो वही नेगेटिव तो है बीटा, जो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, मतलब वही बीटा पार्टिकल बनकर निकल जाएगा। यहां से कह सकते हो कि अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो इमिशन हो गया किसका, बीटा नेगेटिव का। क्या हुआ देख लो, बीटा निकालना है मतलब नेगेटिव निकालना है, नेगेटिव है नहीं लेकिन निकालना है। तो अगर न्यूट्रल पॉजिटिव हो जाए
न्यूट्रल पार्टिकल अगर पॉजिटिव हो जाए तो ऑब्वियस सा बात है कि नेगेटिव निकलेगा। क्योंकि नेगेटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल्स न्यूट्रल होना था। नेट चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब देखो हो गए, इसमें कैसे कीजिएगा, पॉजिटिव को निकलना है तो पॉजिटिव तो है ही यहां, कौन है पॉजिटिव, तो प्रोटॉन है पॉजिटिव, निकलना है उसको, कैसे निकलेगा, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर जाए तो स्वाभाविक है इमिशन होगा किसका, कहोगे डायरेक्ट प्रोटॉन को निकालना दीजिए, पॉजिट्रॉन है, मास बहुत कम, इलेक्ट्रॉन के बराबर, प्रोटॉन अगर डायरेक्ट निकल जाए तो यार बहुत बड़ा मास लेके निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास -31 kg का ऑर्डर और प्रोटॉन का मास -27, समझ रहे हो ना कितना बड़ा है इलेक्ट्रॉन से। तो मैं बोलूं कि प्रोटॉन डायरेक्ट नहीं निकल सकता क्योंकि पॉजिट्रॉन को निकलना है, तो वो कन्वर्ट करेगा न्यूट्रॉन में और इस प्रोसेस में क्या होगा, तो निकलेगा कौन निकलेगा, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिट्रॉन निकल जाएगा। तो यहां जो कॉन्सेप्ट समझे वही लिख लो। बीटा नेगेटिव कब होगा, तो न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट कर जाए तो होगा, सही है। एक बात बताओ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट किया और प्रोटॉन में कन्वर्ट करने के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर गया, तो आप कहोगे क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिक्रीज कर गया। इसका मतलब आप कहोगे कि n/p रेशियो जो था, नोमिनेटर घटा और डिनोमिनेटर बढ़ा, मतलब n/p रेशियो क्या होगा, तो घट जाएगा। क्लियर? अगला देख लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा, इसका मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर किया, कितना से, एक बीटा निकला तो 1 से 2 निकलेगा, 2 से 4 निकलेगा, 4 से। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर गया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करने का मतलब हो गया कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय कितना से, तो 1 से। सही। मास नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाए या न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाए, क्या फर्क पड़ना है उससे बताओ। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाएगा तो, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाएगा तो न्यूक्लियस में तो यार जितना नंबर टोटल मिला के था वो तो बराबर ही रहेगा। मान लो 50 प्रोटॉन था, 50 न्यूट्रॉन था, टोटल मिला के 100। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन गया तो प्रोटॉन का संख्या 51, न्यूट्रॉन का संख्या 49, समेशन इज 100। क्या कोई अंतर पड़ा? इसका मतलब हो गया कि मास नंबर जो होगा इसी को तो आइसोबार बोलते हैं, याद करो। आइसोटोप आइसोबार सब बात कर रहे थे, बार का मतलब ऊपर वाला, मास नंबर सेम रहना चाहिए। तो बीटा नेगेटिव इमिशन होने पे मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, मास नंबर हर हाल में क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब आइसोबार्स जो भी एग्जिस्ट करेगा उन सब के लिए अगर इमिशन का बात करोगे तो कौन सा इमिशन है, बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव, बीटा नेगेटिव इमिशन है। अरे क्लियर? अगला देखो, इसके लिए बात करते हैं हम लोग, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो रहा है प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तुम्हारा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, सही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज कर गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में
कन्वर्ट हो गया तो न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन का नंबर घटेगा। आप कहोगे n/p रेशियो। अब देखो, अगर कहोगे एटॉमिक नंबर का बात, प्रोटॉन चला गया, न्यूट्रॉन बन गया, प्रोटॉन पे ही तो एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है। अगर प्रोटॉन चला गया, प्रोटॉन का नंबर घट गया, इसका मतलब ये भी कुछ और नहीं, डिक्रीजेज बाय कितना से, यहाँ पे इंक्रीजेज, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा था, वहां पे प्रोटॉन का नंबर घट रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय कितना से, 1 से। कहोगे मास नंबर, एलिमेंट से, मतलब ये भी बीटा इमिशन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आइसोबार्स का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि उस केस में आपका मास नंबर का वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होता है, बदलने का कोई चांस नहीं। क्लियर है? अब देखो, आपको n/p रेशियो 1 के बराबर चाहिए, तो अगर किसी न्यूक्लियस के लिए n/p रेशियो 1 से ज्यादा है तो 1 लाने के लिए घटाने का जरूरत है, घटाने का जरूरत है मतलब कौन सा, तो बीटा नेगेटिव इमिशन कराना है। अगर n/p रेशियो 1 से कम है उसको बढ़ाने का जरूरत है, मतलब बीटा पॉजिटिव इमिशन। यही तो बात है, हैवी न्यूक्लियस के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण n/p रेशियो ग्रेटर देन 1 रहता है, वहां घटाना रहता है, इसलिए हैवी न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए बीटा नेगेटिव इमिशन करना पड़ता है, लाइटर न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए बीटा पॉजिटिव इमिशन करना पड़ता है। यही कारण है कि ये ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ज्यादातर हैवी न्यूक्लियस का बात हम लोग करते हैं 40 एटॉमिक नंबर तक जब तक रहेगा तब तक न्यूक्लियस ऐसे ही, 20 तक तो डायरेक्टली स्टेबल है, उसके बाद भी स्टेबिलिटी मेंटेन रहता है, 40 के बाद उछाल लेता है अचानक से और अनस्टेबिलिटी की तरफ भागता है। अनस्टेबिलिटी कर्व हम लोग पढ़े थे, याद करो, कि जो उसके बीच में आएगा वो स्टेबल और बाकी जो रहेगा अनस्टेबल न्यूक्लियस है। तो हम लोग कहेंगे कि ये लाइटर न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर बराबर होता है। कभी कभी तो देखोगे प्रोटॉन का ही नंबर ज्यादा है, न्यूट्रॉन का नंबर कम है, n/p रेशियो 1 से घट जाता है, हमें बढ़ाने का जरूरत है, मतलब बीटा पॉजिटिव इमिशन कराना है। हैवी न्यूक्लियस में सभी मैक्सिमम केस में हैवी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा है, प्रोटॉन का नंबर कम है। अगर न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा है, प्रोटॉन का नंबर कम है, तो उस केस में बीटा नेगेटिव इमिशन कराएंगे। कोई दिक्कत है? एक बात समझो सीधा, कि अगर मास नंबर एटॉमिक नंबर का 2 गुना है, मास नंबर एटॉमिक नंबर का 2 गुना है, तो आप तो सीधे सीधे बोलोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है। अगर मास, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर मास नंबर। अगर 2 गुना से ज्यादा है तो न्यूट्रॉन ज्यादा होगा, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर है। अगर 2 गुना से कम है तो प्रोटॉन ज्यादा होगा, न्यूट्रॉन कम होगा। तो लाइटर न्यूक्लियस में मास नंबर जो होगा वो एटॉमिक नंबर के 2 गुना से कम रहता है, ज्यादातर केस में, सभी केस में मैं नहीं बोलूंगा, ज्यादातर केस में। हैवी न्यूक्लियस में मास नंबर जो होगा एटॉमिक नंबर के 2 गुना से ज्यादा होता है। ऑन दैट बेसिस डिसाइड कर लेंगे कब होना है बीटा नेगेटिव, कब होना है बीटा पॉजिटिव। कहीं कोई दिक्कत है? अब हम लोग दोनों के लिए क्यू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एकदम याद रखोगे, कब बीटा नेगेटिव होगा, कब बीटा पॉजिटिव, दोनों में क्या क्या एग्जिस्ट करेगा वो याद रखना है आपको। अगला देखिएगा, अब 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करो बीटा नेगेटिव इमिशन के लिए, कैलकुलेशन ऑफ Q वैल्यू इन केस ऑफ
बीटा एडिशन, बीटा लिखिए कौन सा, तो पहला बीटा नेगेटिव बीटा। बीटा नेगेटिव निकाल रहे हो, बीटा नेगेटिव मतलब न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन है। बीटा नेगेटिव का मतलब न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। तो देख लो, आप कहोगे x है z और e, y बना याद करो, हम लोग कहेंगे कि x है, z एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। अगर न्यूट्रॉन कन्वर्ट किया प्रोटॉन में, तो थोड़ी देर पहले डिस्कशन करे थे, याद करो कि मास नंबर इंक्रीज करके एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाएगा 1 से, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो आप कहोगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट पैरेंट न्यूक्लियस कर लो, अब क्या बोलिएगा, तो आप कह सकते हैं mx, और इसमें से घटाओगे, किसको घटाओगे यार, तो z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। आपको कहा जाए कि मास ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्ट बोल देते हैं आप, सीधे m2, m2 में क्या क्या होना है, देख लो, इसका एटॉमिक मास माइनस z+1 अगर टोटल है तो z+1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन। अरे सही है, तो आप कहोगे कि डेल्टा एम इसमें कितना होगा, तो आप कहोगे m1 माइनस m2, लगा दो mx माइनस zme माइनस my प्लस z एक ही बार में कर दिया, ये प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। आप लिख दो mx माइनस zme माइनस my प्लस zme प्लस me माइनस me, निकल गया। आप कहोगे ये भी गया, आप सीधे सीधे कहोगे mx माइनस, और अगर ये निकल गया तो आप तो बोल ही सकते हो कि एनर्जी जो रिलीज करेगा Q वैल्यू वो कुछ और नहीं, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, एम एक्स माइनस एम वाई। याद रखना, एटॉमिक मास ऑफ एक्स मतलब पेरेंट न्यूक्लियस, और एटॉमिक मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, दोनों का एटॉमिक मास तुम्हें पता है, बस डिफरेंस लिखो, फटाफट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे सही है, अगला देख, छाप ले फटाफट। हम लोग कहते हैं बीटा नेगेटिव डीके में, हो गया नहीं? चलो वही क्लास वाला बात, पूरा नहीं कहा था, कम से कम बीटा लिखते हैं वही। बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव डीके आप बोलते हैं, बीटा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। इसका मतलब हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 1, एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज कर जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज कर गया, z-1 सही है, मास नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यहां पे जरूर फर्क पड़ा, पेरेंट न्यूक्लियस तो वही है, डॉटर न्यूक्लियस के लिए दौड़ो तो बदलाव आया। क्या बदलाव आया भाई? तो आप कहोगे कि ये Z+ जो था उसके जगह पे
सही है। तो अब आप लिखते हो डेल्टा एम मतलब m1 माइनस m2, m1 लिख लो ना, mx माइनस ZME माइनस my माइनस ZME प्लस ME प्लस MP, mx माइनस ZME माइनस my प्लस ZME माइनस 2ME। मैं तो बोलूं सीधा सीधा ये कैंसिल हो गया। आप कह सकते हो कि mx माइनस my माइनस 2ME ये तुम्हारा डेल्टा एम का वैल्यू। तो टोटल जो कहोगे इस केस में कि मास कितना एग्जिस्ट करेगा, तो ये मास कुछ और नहीं कितना के बराबर था, डेल्टा एम का वैल्यू हो गया mx माइनस my माइनस 2ME। यही 2ME बड़ा कंफ्यूजन वाला होता है। अक्सर बच्चों को देखोगे क्योंकि बीटा नेगेटिव इमिशन वो पढ़ के रखता है, और बीटा नेगेटिव इमिशन पढ़ के रखा उस केस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता नहीं है, तो वो सीधा लिखेगा mx माइनस my इंटू सी स्क्वायर और लगा देगा डेल क्यू का वैल्यू निकल गया। आईटी वाले बड़े अच्छे से जानते हैं ये। आईटी छोड़िए यार, मेडिकल वाला आप देखो एम्स 2017 का क्वेश्चन देखो, 2017 में पूछा था, बीटा नेगेटिव की जगह बीटा पॉजिटिव इमिशन पूछ दिया था। आईटी तो कंसेक्यूटिव ईयर्स में इस पे डालता रहा है सवाल। तो आप अगर कहोगे कि यहाँ Q वैल्यू कितना होगा, तो Q वैल्यू को कह सकते हो डेल्टा M इंटू कितना सी स्क्वायर, मतलब mx माइनस my माइनस 2ME इंटू, बार बार मैं बोलूंगा कि ये 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास का खेल जो है उसको जरूर याद रखना कि 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, क्योंकि उसके बिना पूरा का पूरा प्रॉब्लम तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। तो हर हाल में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि बीटा पॉजिटिव इमिशन अगर होगा तो बीटा पॉजिटिव इमिशन में इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसका 2 टाइम्स मास आपको निकाल लेना है। करेक्ट है? अरे सही है यहां तक? आगे देख लो। तो यहां तक तो ठीक है, क्यू वैल्यू तुम्हारा निकल गया। तो बस बीटा पॉजिटिव में एक बात का, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, और वो ध्यान क्या रखना है, तो इलेक्ट्रॉन का मास का 2 टाइम्स मास डेल्टा एम के टाइम, डेल्टा एम कैलकुलेशन के समय में घटा लेंगे, बाकी तो पहले जैसा है। mx माइनस my पहले भी हुआ था, याद करो। तो mx माइनस my पहले भी हुआ था, अब सिर्फ एक बदलाव करना है। क्या बदलाव करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो एग्जाम वाले भी बड़े चालाक होते हैं, कभी कभी उसे लगता है कि यार क्यू वैल्यू तो बच्चा निकाल ही देगा, तो वो उल्टा कर देता है। उल्टा क्या करता है, तो वो कह देगा तुम्हें कि न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करो कि मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है। अगर मास ऑफ न्यूक्लियस ही हमसे पूछा जाए, क्यू वैल्यू नहीं, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे? अगर मास ऑफ न्यूक्लियस पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? देखो न्यूक्लियस का मास अगर बोलता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं इसी को कि Q बाई सी स्क्वायर जो होगा mx माइनस my माइनस 2ME के बराबर। आप अगर कह सकते हो तो कहोगे कि mx का वैल्यू Q बाई, कभी कभी प्रॉब्लम में आपको पूरा दिया रहेगा सब कुछ और बोल देगा कि डॉक्टर न्यूक्लियस का मास इतना है, कहेगा कि इस रिएक्शन में जैसे मान लो X टूटकर Y बना तो Y का मास दिया रहेगा, कहेगा बीटा पॉजिटिव डीके के लिए Q वैल्यू दिया हुआ है इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो अब बताओ कि पेरेंट न्यूक्लियस जो है उसका मास कितना होगा। बच्चे परेशान हो जाते हैं यार, Q वैल्यू निकालना तो जानते हैं, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस कैसे निकालें? कोई दिक्कत का बात कहाँ है, तुम्हारे पास इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को अरेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियस का अगर कहेगा तो मास ऑफ किसका,
अगर क्यू वैल्यू दिया रहेगा तब भी सॉल्व कर लोगे। सिमिलरली अगर बात करोगे तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट ले लो, बीटा नेगेटिव डीके के लिए। बीटा नेगेटिव डीके का जब हम लोग बात कर रहे थे तो बीटा नेगेटिव डीके में क्या हुआ था याद कर। बीटा नेगेटिव डीके के लिए बीटा नेगेटिव डीके के लिए क्या था हमारा, तो Q का वैल्यू था mx माइनस my इंटू mx का वैल्यू मैं बोलूं बीटा पॉजिटिव होगा तो ये, बीटा नेगेटिव रहेगा तो ये। तुम कहोगे अगर अल्फा इमिशन है तो अल्फा इमिशन का भी देख लो। अगर अल्फा इमिशन हो रहा है तो अल्फा इमिशन के लिए हम लोग पढ़े थे mx माइनस my माइनस m अल्फा, याद करो। अल्फा फॉर अल्फा के लिए बात करोगे Q का वैल्यू mx माइनस my माइनस m अल्फा इंटू कितना हो तो गया my प्लस m अल्फा प्लस q बाई। तो मुझे नहीं पता कि क्या पूछेगा, वो Q वैल्यू पूछेगा, आप कैलकुलेट कर दोगे। वो आपसे Q वैल्यू नहीं, आपसे न्यूक्लियस का मतलब पेरेंट न्यूक्लियस का मास पूछेगा, आप कैलकुलेट कर लोगे। कोई दिक्कत है तो बोल। इससे आगे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। यहाँ तो अल्फा बीटा गामा डीके हुआ, लेकिन अल्फा बीटा गामा डीके के कारण अगर न्यूक्लियस लगातार डिसइंटीग्रेट कर रहा है तो उसका रेट क्या होगा, हाफ लाइफ क्या होगा, मीन लाइफ क्या होगा, एवरेज लाइफ क्या होगा। तो इन सारे चीजों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चल अच्छे से मन लगा के